नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में लेकर उपस्थित हूं एक कहानी रूसी लेखक मक्सिम गोर्की के द्वारा लिखी हुई है। कहानी का शीर्षक है करोड़पति कैसे होते हैं। मक्सिम गोर्की की यह कहानी भी उनके मुख्य आधार जो उनकी कहानियों का रहा है वो अमीरी और गरीबी के बीच तुलनात्मक अध्ययन, उसी पर आधारित है। तो सुनिए कहानी करोड़पति कैसे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात और तेल के सम्राटों और बाकी सम्राटों ने मेरी कल्पना को हमेशा तंग किया है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतने सारे पैसे वाले लोग सामान्य नश्वर मनुष्य हो सकते हैं। मुझे लगता रहा है कि उनमें से हर किसी के पास कम से कम 3 पेट और 150 दांत होते होंगे। मुझे यकीन था कि हर करोड़पति सुबह 6 बजे से आधी रात तक खाना खाता रहता होगा। यह भी कि वह सबसे महंगे भोजन बकोसता होगा। बत्तखें, टर्की, नन्हे सूअर, मक्खन के साथ गाजर, मिठाइयाँ, केक और तमाम तरह के लजीज व्यंजन। शाम तक उसके जबड़े इतना थक जाते होंगे कि वह अपने नीग्रो नौकरों को आदेश देता होगा कि वे उसके लिए खाना चबाएं ताकि वह आसानी से उसे निगल सके। आखिरकार जब वह बुरी तरह थक चुकता हुआ, पसीने से नहाया हुआ, उसके नौकरों से बिस्तर तक लाद कर ले जाते होंगे और अगली सुबह वह 6 बजे जागता होगा अपनी श्रम साध्य दिनचर्या को दोबारा शुरू करने को। लेकिन इतनी ज़बरदस्त मेहनत के बावजूद वह अपनी दौलत पर मिलने वाले ब्याज का आधा भी खर्च नहीं कर पाता होगा। निश्चित ही यह एक मुश्किल जीवन होता होगा। लेकिन किया भी क्या जा सकता है। करोड़पति होने का फ़ायदा ही क्या अगर आप और लोगों से ज़्यादा खाना न खा सकें। मुझे लगता था कि उसके अंतर्वस्त्र बेहतरीन कशीदाकारी से बने होते होंगे। उसके जूतों के तलवों पर सोने की कीलें ठुकी होती होंगी और हैट की जगह वह हीरों से बनी कोई टोपी पहनता होगा। उसकी जैकेट सबसे महंगी मखमल की बनी होती होगी। वह कम से कम 50 मीटर लंबी होती होगी और उस पर सोने के कम से कम 300 बटन लगे होते होंगे। छुट्टियों में वह एक के ऊपर एक 8 जैकेटें और 6 पतलून पहनता होगा। यह सच है कि ऐसा करना अटपटा होने के साथ साथ असुविधापूर्ण भी होता होगा। लेकिन एक करोड़पति जो इतना रईस हो, बाकी लोगों जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है। करोड़पति की जेबें एक विशाल गड्ढे जैसी होती होंगी जिनमें वह समूचा चर्च, संसद की इमारत और अन्य छोटी मोटी ज़रूरतों को रख सकता होगा। लेकिन जहाँ एक तरफ मैं सोचता था कि इन महाशय के पेट की क्षमता किसी बड़े समुद्री जहाज़ के गोदाम जितनी होती होगी, मुझे इन साहब की टांगों पर फिट आने वाली पतलून के आकार की कल्पना करने में थोड़ी हैरानी हुई। अलबत्ता मुझे यकीन था कि वह 1 वर्ग मील से कम आकार की रजाई के नीचे नहीं सोता होगा और अगर वह तंबाकू चबाता होगा तो सबसे नफीस किस्म का और एक बार में 1 या 2 पाउंड से कम नहीं। अगर वह नस्वार सूंघता होगा तो एक बार में 1 पाउंड से कम नहीं। पैसा अपने आप को खर्च करना चाहता है। उसकी उंगलियां अशुद्ध तरीके से असंवेदनशील होती होंगी। उसकी उंगलियां अद्भुत तरीके से संवेदनशील होती होंगी और
उनमें अपनी इच्छानुसार लंबा हो जाने की जादुई ताकत होती होगी। मिसाल के तौर पर वह साइबेरिया में अंकुरित हो रहे $1 पर न्यूयॉर्क से निगाह रख सकता था और अपनी सीट से हिले बिना वह बेरिंग स्ट्रीट तक अपना हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता था। अटपटी बात यह कि इस सब के बावजूद मैं इस बात की कल्पना नहीं कर पाया कि इस दैत्य का सिर कैसा होता होगा। मुझे लगा कि वह सिर मांसपेशियों और हड्डियों का ऐसा पिंड होता होगा जिसे फ़कत हर एक चीज़ से सोना चूस लेने की इच्छा से प्रेरणा मिलती होगी। लब्बो-लुआब यह कि करोड़पति की मेरी छवि एक हद तक अस्पष्ट थी। संक्षेप में कहूँ तो सबसे पहले मुझे 2 लंबी लचीली बाहें नज़र आती थी। उन्होंने ग्लोब को अपनी लपेट में ले रखा था और उसे अपने मुँह की भूखी गुफा के पास खींच रहा था, जो हमारी धरती को चूसता चबाता जा रहा था। उसकी लालच भरी लार उसके ऊपर टपक रही थी, जैसे वह तंदूर में सिका कोई स्वादिष्ट आलू हो। आप मेरे आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब एक करोड़पति से मिलने पर मैंने उसे एक निहायत साधारण आदमी पाया। एक गहरी आराम कुर्सी पर मेरे सामने एक बूढ़ा सिकुड़ा सा शख्स बैठा हुआ था, जिसके झुर्रीदार भूरे हाथ शांतिपूर्वक उसकी तोंद पर धरे हुए थे। उसके थुलथुल गालों पर करीने से हजामत बनाई गई थी और उसका ढुलका हुआ निचला होठ बढ़िया बनी हुई उसकी बत्ती सी दिखला रहा था, जिसमें कुछ एक दांत सोने के थे। उसका रक्तहीन और पतला ऊपरी होंठ उसके दांतों से चिपका हुआ था और जब वह बोलता था उस ऊपरी होंठ में जरा भी गति नहीं होती थी। उसकी बेरंग आँखों के ऊपर भौहें बिल्कुल नहीं थी और सूरज में तपे हुए उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसे देखकर महसूस होता था कि उसके चेहरे पर थोड़ी और त्वचा होती तो शायद बेहतर होता, या लाली किए हुए वह गतिहीन और मुलायम चेहरा किसी नवजात शिशु के जैसा लगता था। यह तय कर पाना मुश्किल था कि यह प्राणी दुनिया में अभी अभी आया है या यहाँ से जाने की तैयारी में है। उसकी पोशाक भी किसी साधारण आदमी की ही जैसी थी। उसके बदन पर सोना घड़ी, अंगूठी और दांतों तक सीमित था। कुल मिलाकर शायद वह आधे पाउंड से कम था। आमतौर पर वह यूरोप के किसी कुलीन घर के पुराने नौकर जैसा नजर आ रहा था। जिस कमरे में वह मुझसे मिला उसमें सुविधा या सुंदरता के लिहाज से कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। फर्नीचर विशालकाय था, पर बस इतना ही था। उसके फर्नीचर को देखकर लगता था कि कभी कभी हाथी उसके घर तशरीफ़ लाया करते थे। क्या आप ही करोड़पति हैं? अपनी आंखों पर अविश्वास करते हुए मैंने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने उसकी बात पर विश्वास करने का नाटक किया और फैसला किया कि उसकी गप का उसी वक्त इम्तिहान ले लूं। आप नाश्ते में कितना गोश्त खा सकते हैं? मैंने पूछा। मैं गोश्त नहीं खाता, उसने घोषणा की। बस एक संतरे की एक फांक, एक अंडा और चाय का छोटा प्याला। बच्चों जैसी उसकी आंखों में धुंधलाए पानी की 2 बड़ी बूंदों जैसी चमक आई और मैं उनमें झूठ का नामो निशान नहीं देख पा रहा था। चलिए ठीक है, मैंने संशयपूर्वक बोलना शुरू किया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? दिन में 2 बार, उसने ठंडे स्वर में कहा।
नाश्ता और रात का खाना मेरे लिए पर्याप्त होता है। रात को खाने में थोड़ा सूप, थोड़ा चिकन और कुछ मीठा फल लेता हूँ। कोई फल, 1 कप कॉफ़ी और 1 सिगार। मेरा आश्चर्य कद्दू की तरह बढ़ रहा था। उसने मुझे संतों की सी निगाह से देखा। मैं सांस लेने को ठहरा और फिर पूछना शुरू किया, लेकिन अगर यह सच है तो आप अपने पैसे का क्या करते हैं? उसने अपने कंधों को जरा उचकाया और उसकी आँखों अपने गड्ढों में कुछ देर लुढ़कीं और उसने जवाब दिया, मैं उसका इस्तेमाल और पैसा बनाने में करता हूँ। किस लिए? ताकि मैं और अधिक पैसा बना सकूं। लेकिन किस लिए? मैंने हठपूर्वक पूछा। वह आगे की तरफ झुका और अपनी कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर टिकाते हुए तनिक उत्सुकता से पूछा, क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल हैं? मैंने पलटकर जवाब दिया। बूढ़े ने अपना सिर झुकाया और सोने के दांतों के बीच से धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी तुम्हारे जैसे आदमी से मिला हूँ। उसने अपना सिर उठाया और अपने मुँह को करीब करीब कानों तक फैलाकर खामोशी के साथ मेरा मुआयना करना शुरू किया। उसके शांत व्यवहार को देखकर लगता था कि स्पष्टतः वह अपने आप को सामान्य आदमी समझता था। लेकिन उसकी टाई पर लगी एक पिन पर जड़े छोटे से हीरे को देखा। अगर वह हीरा जूते की एड़ी जितना बड़ा होता तो मैं शायद जान सकता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और अपने खुद के साथ आप क्या करते हैं? मैं पैसा बनाता हूँ। अपने कंधों को तनिक फैलाते हुए उसने जवाब दिया। यानी आप नकली नोटों का धंधा करते हैं? मैं खुश होकर बोला, मानो मैं रहस्य से पर्दा उठाने ही वाला हूँ। लेकिन इस मौके पर उसे हिचकियाँ आनी शुरू हो गईं। उसकी सारी देह हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गुदगुदी कर रहा हो। वह अपनी आंखों को तेज तेज झपकाने लगा। यह तो मस्खरापन है, ठंडा पड़ते हुए उसने कहा और मेरी तरफ एक संतुष्ट निगाह डाली। मेहरबानी करके मुझसे कोई और बात पूछिए, उसने निमंत्रित करते हुए कहा और किसी वजह से अपने गालों को जरा फुलाया। मैंने एक पल को सोचा और निश्चित आवाज़ में पूछा, और आप पैसा कैसे बनाते हैं? अरे हाँ, ये ठीक ठाक बात है, उसने सहमति में सिर हिलाया। बड़ी साधारण सी बात है। मैं रेलवे का मालिक हूँ। किसान माल पैदा करते हैं, मैं उनका माल बाज़ार में पहुँचाता हूँ। आपको बस इस बात का हिसाब लगाना होता है कि आप किसान के वास्ते बस इतना पैसा छोड़ें कि वह भूख से न मर जाए और आपके लिए काम करता रहे। बाकी का पैसा मैं किराए के तौर पर अपनी जेब में डाल लेता हूँ। बस इतनी सी बात। और क्या किसान इससे संतुष्ट रहते हैं? मेरे ख्याल से सारे नहीं। बाल सुलभ साधारणता के साथ वह बोला, लेकिन वो कहते हैं ना, लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे पागल लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो बस शिकायत करते रहते हैं। तो क्या सरकार आपसे कुछ नहीं कहती? आत्मविश्वास की कमी के बावजूद मैंने पूछा। सरकार? उसकी आवाज़ थोड़ा गूंजी। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने माथे पर उंगलियां फिराईं। फिर उसने अपना सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। अच्छा, तुम्हारा मतलब है वो लोग जो वाशिंगटन में बैठते हैं ना, वो मुझे तंग नहीं करते। वो अच्छे बंदे हैं। उनमें से कुछ मेरे क्लब के सदस्य भी हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। इसी वजह से कभी कभी मैं उनके बारे में भूल जाता हूँ। ना वो मुझे तंग नहीं करते। उसने अपनी बात दोहराई
और मेरी तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सरकारें भी होती हैं जो लोगों को पैसा बनाने से रोकती हैं? मुझे अपनी मासूमियत और उसकी बुद्धिमत्ता पर कोफ्त हुई। नहीं, मैंने धीमे से कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए, सरकार को कभी कभी तो सीधी सीधी डकैती पर लगाम लगानी चाहिए ना। अब देखिए, उसने आपत्ति की, ये तो आशीर्वाद हो गया, यह तो आदर्शवाद हो गया। यहाँ यह सब नहीं चलता। व्यक्तिगत कार्यों में दखल देने का सरकार को कोई हक नहीं। उसकी बच्चों जैसी बुद्धिमत्ता के सामने मैं खुद को बहुत छोटा पा रहा था। लेकिन अगर एक आदमी कई लोगों को बर्बाद कर रहा हो तो क्या ये वह व्यक्तिगत काम माना जाता है? मैंने विनम्रता के साथ पूछा। बर्बादी? आंखें फैलाते हुए उसने जवाब देना शुरू किया। बर्बादी का मतलब होता है वह मजदूरी की दरें जब ऊंचे होने लगें या जब हड़ताल हो जाए। लेकिन हमारे पास अप्रवासी लोग हैं जो खुशी खुशी कम मजदूरी पर हड़तालियों की जगह काम करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे अप्रवासी हो जाएंगे जो कम पैसे पर काम करें और खूब सारी चीज़ें खरीदें, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह थोड़ा सा उत्तेजित हो गया और एक बच्चे और बूढ़े के मिश्रण से कुछ कम नज़र आने लगा। उसकी पतली भूरी उंगलियां हिली और उसकी रूखी आवाज़ मेरे कानों पर पड़पड़ाने लगी। सरकार, ये वास्तव में दिलचस्प सवाल है। एक अच्छी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। उसे इस बात का ख्याल रहता है कि इस देश में उतने लोग हों जितनों की मुझे ज़रूरत है और जो उतना खरीद सकें जितना मैं बेचना चाहता हूँ, और मज़दूर बस उतने कि मेरा काम नहीं थमे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर कोई समाजवादी नहीं बचेंगे और हड़तालें भी नहीं होंगी, और सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाने चाहिए। लोग जो देना चाहें वह ले लें, उसको मैं कहता हूँ अच्छी सरकार। मित्रों, अभी आपने सुना मैक्सिम गोर्की की कहानी करोड़पति ऐसे होते हैं। यह उसका पहला भाग है। द्वितीय भाग अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है मैक्सिम गोर्की की कहानी करोड़पति कैसे होते हैं, इसका द्वितीय भाग। प्रथम भाग आप इससे पहले वीडियो में सुन चुके हैं। जारी है कहानी करोड़पति कैसे होते हैं। सरकार, ये वास्तव में एक दिलचस्प सवाल है। एक अच्छी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। उसे इस बात का ख्याल रहता है कि इस देश में उतने लोग हों जितनों की मुझे ज़रूरत है, और जो उतना खरीद सकें जितना मैं बेचना चाहता हूँ, और मज़दूर बस उतने ही कि मेरा काम कभी न थमे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर कोई समाजवादी नहीं बचेंगे और हड़तालें भी नहीं होंगी, और सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाने चाहिए। लोग जो देना चाहें वह ले लें, इसको मैं कहता हूँ अच्छी सरकार। वह बेवकूफ़ नहीं है। यह एक तयशुदा संकेत है कि उसे अपनी महानता का भान है। मैं सोच रहा था, इस आदमी को वाकई राजा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ, वह स्थिर और विश्वास भरी आवाज़ में बोलता गया, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में अमन चैन हो। सरकार ने तमाम दार्शनिकों को भाड़े पर रखा हुआ है जो हर इतवार को कम से कम 8 घंटे लोगों को यह सिखाने में खर्च करते हैं कि कानून की इज्जत की जानी चाहिए, और अगर दार्शनिकों से यह काम नहीं होता तो सरकार फौज बुला लेती है। तरीका नहीं बल्कि नतीजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्राहक और मजदूर को कानून की इज्जत करना सिखाया जाना चाहिए। बस अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसने अपनी बात पूरी की। और धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं?
अब मैंने प्रश्न किया, जबकि वह अपना राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुका था। अच्छा, उसने उत्तेजना के साथ अपने घुटनों को थपथपाया और बरौनियों को झपकाते हुए कहा, मैं इस बारे में भली बातें सोचता हूँ। लोगों के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है, इस बात पर मेरा पूरा यकीन है। सच बताऊं तो मैं खुद इतवारों को चर्च में भाषण दिया करता हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं आपसे। और आप क्या कहते हैं अपने भाषणों में? मैंने सवाल किया। वही सब जो एक सच्चा ईसाई चर्च में कह सकता है, उसने बहुत विश्वस्त होकर कहा। देखिए, मैं एक छोटे चर्च में भाषण देता हूं और गरीब लोगों को हमेशा दयापूर्ण शब्दों और पिता सदृश सलाह की ज़रूरत होती है। मैं उनसे कहता हूँ, ईसा मसीह के बंदो, ईर्ष्या के दैत्य के लालच से खुद को बचाओ और दुनियादारी से भरी चीज़ों को त्याग दो। इस धरती पर जीवन संक्षिप्त होता है। बस 40 की आयु तक आदमी अच्छा मजदूर बना रह सकता है। 40 के बाद उसे फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं मिल सकता। जीवन कतई सुरक्षित नहीं है। काम के वक्त आपके हाथों की एक गलत हरकत और मशीन आपकी हड्डियों को कुचल सकती है। लू लग गई और आपकी कहानी खत्म हो सकती है। हर कदम पर बीमारी और दुर्भाग्य कुत्ते की तरह आपका पीछा करते रहते हैं। एक गरीब आदमी किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े अंधे आदमी जैसा होता है। वह जिस दिशा में जाएगा अपने विनाश में जा गिरेगा, जैसा जूड़ के भाई फरिश्ते जेम्स ने हमें बताया था। भाइयों, आपको दुनियावी चीज़ों से बचना चाहिए। वह मनुष्य को तबाह करने वाले शैतान का कारनामा है। ईसा मसीह के प्यारे बच्चों, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे परमपिता के साम्राज्य जैसा है। वह स्वर्ग है। और अगर तुम में धैर्य होगा और तुम अपने जीवन को बिना शिकायत किए, बिना हल्ला किए बिताओगे, तो वह तुम्हें अपने पास बुलाएगा और बस इस धरती पर तुम्हारी कड़ी मेहनत के परिणाम के बदले तुम्हें इनाम में स्थायी शांति बख्शेगा। यह जीवन तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए दिया गया है और जितना तुम इस जीवन में सहोगे उतना ज़्यादा आनंद तुम्हें मिलेगा, जैसा कि खुद फरिश्ते जूड़ ने बताया है। उसने छत की तरफ इशारा किया और कुछ देर सोचने के बाद ठंडी और कठोर आवाज़ में कहा, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने पड़ोसी के लिए, चाहे वह कोई भी हो, इसे कुर्बान नहीं करते तो यह जीवन खोखला और बिल्कुल साधारण है। ईर्ष्या के राक्षस के सामने अपने दिलों को समर्पित मत करो। किस चीज़ से ईर्ष्या करोगे? जीवन के आनंद बस धोखा देते हैं राक्षस के खिलौने। हम सब मारे जाएंगे, अमीर और गरीब, राजा और कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर, बैंकर और सड़क पर झाड़ू लगाने वाले। यह भी हो सकता है कि स्वर्ग के उपवन में आप राजा बन जाएं और राजा झाड़ू लेकर रास्ते की पत्तियां साफ कर रहा हो और आपकी खाई हुई मिठाइयों के छिलके बुहार रहा हो। भाइयों, यहाँ इस धरती पर इच्छा करने को ही है क्या? पाप से भरे इस घने जंगल में जहाँ आत्मा बच्चों की तरह पाप करती रहती है। प्यार और विनम्रता का रास्ता चुनो और जो तुम्हारे नसीब में आता है उसे सहन करो। अपने साथियों को प्यार दो, उन्हें भी जो तुम्हारा अपमान करते हैं। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और अपनी कुर्सी पर आराम से हिलते हुए बोलना जारी रखा। ईर्ष्या की उन पापी भावनाओं और लोगों की बात पर जरा भी कान न दो जो तुम्हारे सामने किसी की गरीबी और किसी दूसरे की संपन्नता का विरोधाभास दिखाती हैं। ऐसे लोग शैतान के कारिंदे होते हैं। अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करने से भगवान ने तुम्हें मना किया हुआ है। अमीर लोग भी निर्धन होते हैं प्रेम के मामले में। ईसा मसीह के भाई जूड़ ने कहा था, अमीरों से प्यार करो क्योंकि वे ईश्वर के चहेते हैं। समानता की कहानियों और शैतान की बाकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। इस धरती पर क्या होती है समानता? आपको अपने ईश्वर के सम्मुख एक दूसरे के सामने
अपनी आत्मा की शुद्धता की बराबरी करनी चाहिए। धैर्य के साथ अपनी सलीब धारण करो और आज्ञा पालन करने से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों, और तुम्हें इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ा चुप हुआ और उसने अपने होठों को फैलाया। उसके सोने के दांत चमके और वह विजयी मुद्रा में मुझे देखने लगा। आपने धर्म का बढ़िया इस्तेमाल किया है, मैंने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक, मुझे उसकी कीमत पता है, वह बोला। मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि गरीबों के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगता है। यह कहता है कि इस धरती पर सारी चीज़ें शैतान की हैं, और ए इंसान, अगर तू अपनी आत्मा को बचाना चाहता है तो यहाँ धरती पर किसी भी चीज़ को छूने तक की इच्छा मत कर। जीवन के सारे आनंद तुझे मौत के बाद मिलेंगे। स्वर्ग की हर चीज़ तेरी है। जब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। हाँ, धर्म एक चिकनाई की तरह होता है, और जीवन की मशीन को हम इससे चिकना बनाते हैं तो सारे पुर्जे ठीक ठाक काम करते हैं और मशीन चलाने वाले के लिए आसानी होती है। यह आदमी वाकई में राजा है, मैंने फैसला किया। शायद आप विज्ञान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मैंने शांति से सवाल किया। विज्ञान? उसने अपनी एक उंगली छत की तरफ उठाई, फिर उसने अपनी घड़ी बाहर निकाली, समय देखा और उसकी चेन को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए उसे हवा में उछाल दिया। फिर उसने एक आह भरी और कहना शुरू किया, विज्ञान? हाँ, मुझे मालूम है, किताबें, अगर वे अमेरिका के बारे में अच्छी बातें करती हैं तो वे उपयोगी हैं। मेरे विचार है कि ये कवि लोग जो किताबें लिखते हैं बहुत कम पैसा बना पाते हैं। ऐसे देश में जहाँ हर कोई अपने धंधे में लगा हुआ है, किताबें पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। हाँ, और ये कवि लोग गुस्से में आ जाते हैं कि कोई उनकी किताबें नहीं खरीदता। सरकार को लेखकों को ठीक ठाक पैसा देना चाहिए। बढ़िया खाया पिया आदमी हमेशा खुश और दयालु होता है। अगर अमेरिका के बारे में किताबें वाकई ज़रूरी हैं तो अच्छे कवियों को भाड़े पर लगाया जाना चाहिए और अमेरिका की ज़रूरत की किताबें बनाई जानी चाहिए। और क्या? विज्ञान की आपकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है, मैंने विचार करते हुए कहा। उसने आंखें बंद की और विचारों में खो गया। फिर आंखें खोलकर उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। हाँ, अध्यापक और दार्शनिक, वह भी विज्ञान होता है। मैं जानता हूँ, प्रोफेसर, दाइयाँ, दांतों के डॉक्टर, ये सब, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वो सब ज़रूरी हैं। अच्छे विज्ञान को खराब बातें नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी के अध्यापक ने एक बार मुझे बताया था कि सामाजिक विज्ञान भी कोई चीज़ है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। एक समाजशास्त्री अच्छे विज्ञान की रचना नहीं कर सकता। उनका विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता है। एडिसन बना रहा है ऐसा विज्ञान जो उपयोगी है। फोनोग्राफ और सिनेमा, वह उपयोगी है। लेकिन विज्ञान की इतनी सारी किताबें, ये तो हद है। लोगों को उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिनसे उनके दिमागों में संदेह पैदा होने लगे। इस धरती पर सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, और उस सब को किताबों के साथ नहीं गड़बड़ाया जाना चाहिए। मैं खड़ा हो गया। अच्छा, तो आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा, लेकिन शायद चूंकि अब मैं जा रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि करोड़पति होने का मतलब क्या है? उसे हिचकियाँ आने लगीं और वह अपने पैर पटकने लगा। शायद यह उसके हंसने का तरीका था। यह एक आदत होती है। जब उसकी सांस आई तो वह ज़ोर से बोला, आदत क्या होती है? मैंने सवाल किया। करोड़पति होना एक आदत होती है भाई। कुछ देर बाद सोचने के बाद मैंने अपना आखिरी सवाल पूछा, तो आप समझते हैं कि सारे आवारा, नशेड़ी और करोड़पति
एक ही तरह के लोग होते हैं। इस बात से उसे चोट पहुंची। उसकी आंखें बड़ी हुईं और गुस्से ने उन्हें हरा बना दिया। मेरे ख्याल से तुम्हारी परवरिश ठीक ठाक से नहीं हुई है, उसने गुस्से में कहा। अलविदा, मैंने कहा। वह विनम्रता के साथ मुझे पोर्च तक छोड़ने आया और सीढ़ियों के ऊपर अपने जूतों को देखता खड़ा रहा। उसके घर के आगे एक लॉन था जिस पर बढ़िया छंटी हुई घनी घास थी। मैं यह विचार करता हुआ लॉन पर चल रहा था कि शुक्र है मुझे इस आदमी से फिर कभी नहीं मिलना पड़ेगा। तभी मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, सुनिए। मैं पलटा। वह वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। क्या यूरोप में आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा राजा हैं? उसने धीरे धीरे पूछा। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो हमें उनमें से एक की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। वह एक तरफ को गया और उसने वहीं थूक दिया। मैं अपने लिए 2-1 राजाओं को किराए पर रखने की सोच रहा हूँ। वह बोला, आप क्या सोचते हैं? लेकिन किस लिए? बड़ा मज़ेदार रहेगा। मैं उन्हें आदेश दूंगा कि वे यहाँ पर मुक्केबाजी करके दिखाएं। उसने लॉन की तरफ इशारा किया और पूछताछ के लहजे में बोला, हर रोज़ 1 से 1:30 बजे तक कैसा रहेगा? दोपहर के खाने के बाद कुछ देर कला के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया। वह ईमानदारी से बोल रहा था और मुझे लगा कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस काम के लिए राजा ही क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, उसने समझा है। लेकिन राजाओं को तो खुद दूसरों को आदेश देने की आदत पड़ी होती है। इतना कहकर मैं चल दिया। सुनिए तो, उसने मुझे फिर से पुकारा। मैं फिर से ठहरा। अपनी जेबों में हाथ डालते हुए वह अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी स्वप्न का भाव था। उसने अपने होठों को हिलाया जैसे कुछ चबा रहा हो और धीमे से बोला, 3 महीने के लिए 2 राजाओं को 1 से 1:30 बजे तक मुक्केबाजी करवाने में कितना खर्च आएगा आपके विचार से? मित्रों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आपने सुनी मैक्सिम गोर्की की कहानी करोड़पति कैसे होते हैं। यह इसका दूसरा और अंतिम भाग था। धन्यवाद।